दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकुंद और हेल्दी निदान में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्दी निदान। आज एक टॉपिक फिर से हेपेटोबिलियरी सिस्टम पे से जहां हम बातें करेंगे एक ऐसे नॉन प्लाज्मा एंजाइम का जो लीवर की गड़बड़ी में भी बढ़ता है और किसी दूसरे कॉज जो दूसरा किसी अंग हो वहां भी गड़बड़ी में ये बढ़ता है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जो भी वीडियो स्वास्थ्य संबंधी मैं बनाऊं वो आप तक पहुंचे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक इंफॉर्मेशन हम आपको दे देना चाहते हैं कि अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कराना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में, तो हमारे बोर्ड लाइन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप हमको मेल कर सकते हैं। हमारे मेल हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और हमारे बोर्ड लाइन पे भी आपको मेल मिल जाएगा। तो किसी तरह का अगर आपको रिपोर्ट दिखानी हो, किसी बीमारी के विषय में डिस्कशन करनी हो, तो आप मुझे पहले व्हाट्सएप करेंगे, मेल करेंगे, उसके बाद मैं टाइम फिक्स करूंगा, उस समय आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वो भी बिल्कुल फ्री में, आपको कोई कंसल्टेशन चार्ज नहीं देना होगा। तो दोस्तों, वीडियो हम अब शुरू करते हैं अपने टॉपिक पे। अगर कोई पेशेंट है जिसको हमारे पास प्रेजेंटेशन आता है कि वो उसका लीवर गड़बड़ है या नहीं है, उसका ब्लड इन्वेस्टिगेशन हम जब देखते हैं, 35 इयर्स ओल्ड मेल है, जब हम उसका ब्लड इन्वेस्टिगेशन देखते हैं तो उसका जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज होता है, सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज, जो एक नॉन प्लाज्मा एंजाइम है, ये प्लाज्मा में नहीं पाया जाता है, ये अपने रिलेवेंट जो ऑर्गन होते हैं वहां पाए जाते हैं। अब कहां कहां पाया जाता है ये हम आगे आपको बताएंगे। इनका लेवल नॉर्मल से 6 फोल्ड्स ज्यादा हो गया है। नॉर्मल वैल्यू 40 to 80 यूनिट पर लीटर होता है, लेकिन उसका 600 यूनिट पर लीटर था। तो क्या इस रिपोर्ट के आधार पर हम कह सकते हैं कि उसका लीवर खराब है? नहीं, इसको और बढ़िया से तहकीकात करना होगा और हमें जानना होगा कि ये एल्कलाइन फॉस्फेटेज हेपेटिक कॉज है या एक्स्ट्रा हेपेटिक कॉज है। तो ये जानने के लिए हमको चलना होगा बोर्ड पे, जहां हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो चलते हैं। तो दोस्तों, उस पेशेंट का एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो था, ALP जो था, वो 600 यूनिट पर लीटर था। SGPT जो था वो लगभग नॉर्मल था, 55 यूनिट पर लीटर, और SGOT जो था वो 50 यूनिट पर लीटर था। तो क्या इस सिनेरियो से हम ये पता कर सकते हैं कि उसका लीवर खराब है? नहीं। अब इसको जानने के लिए कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज 600 यूनिट पर लीटर हो गया है तो क्या क्या संभावनाएं होंगी, इसको जानने के लिए हमको लीवर का स्ट्रक्चर जानना होगा। तब हम आगे आपको इसका हम फाइनल डायग्नोसिस बताएंगे और आपको सजग रहे रखेंगे कि ये बढ़ेगा तो हमें क्या क्या सोचना होगा। बेसिकली लीवर में जो होता है, आपको बाइल डक्ट होते हैं, कैनिकुलाई होते हैं, साइनोसॉइड्स होते हैं। बाइल डक्ट से बाइल सिक्रीशन होके सभी जो छोटे छोटे ये हरे रंग के जो बाइल डक्ट हैं, छोटे छोटे जो लीवर में हेपेटिक बिलियरी डक्ट हैं, वो आगे आके कॉमन बाइल डक्ट CBD में खुलते हैं और यहीं से एक ओपनिंग होती है गॉल ब्लैडर की, ये गॉल ब्लैडर है, वहां पे बाइल स्टोर होता है। जब हम खाना यूजुअल डे में खाते हैं तो ये बाइल सिक्रेट करके हमारे फैट का जो होता है, फैट का आपको डाइजेशन कराता है, फैट का डाइजेशन कराता है। लेकिन फास्टिंग के कंडीशन में ये सीक्रेट नहीं होता है, तो गॉल ब्लैडर से आपको बाइल निकल के हमारे फैट का जो होता है आपको डाइजेशन कराता है। तो ये हो गया। अब हम इसके एक सेल का हम स्ट्रक्चर देखें तो ये सेल है, ये यहां से अगर हम कट करके देखें तो कुछ इस तरह का प्रेजेंटेशन होगा। जो ये छोटे छोटे सेल है, यहाँ ये क्या है, बाइल कैनिकुलाई है, ये बीच का जो स्पेस है ये क्या है, आपका बाइल डक्ट है, ये बाइल डक्ट है। ये आगे जाके ऐसे छोटे छोटे कई बाइल डक्ट हैं, इसका एक का दिया है, ये कई बाइल डक्ट हैं, आगे जाके वो कॉमन बाइल डक्ट में खुलेंगे। और ये बीच का जो हरे रंग से स्पेस है ये साइनोसॉइड्स है। तो बेसिकली जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज होता है ये साइनोसॉइडल मेम्ब्रेन, बिलियरी कैनिकुलाई मेम्ब्रेन
और हेपेटोसाइट्स के जो मेम्ब्रेन होते हैं वही पाए जाते हैं आपको एल्कलाइन फॉस्फेटेज, यही पाए जाते हैं। और इसके अलावा कहां मिलता है आपको? बोन में मिलता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज। और तीसरा होता है प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा में मिलता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज। तो जब यहां से बाइल्स का सिक्रीशन होता है, जब ये बाइल डक्ट से, तो वो कॉमन बाइल डक्ट में निकल जाता है। लेकिन एल्कलाइन फॉस्फेटेज ये साइनोसॉइडल मेम्ब्रेन, बाइल डक्ट के मेम्ब्रेन और हेपेटोसाइट के मेम्ब्रेन में मिलते हैं। ये भी एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो होता है, जब यूजुअल लिवर हेल्दी रहता है तो ये सभी बाइल डक्ट में एल्कलाइन फॉस्फेटेज भी आपको आगे निकल जाता है और वो आपको डाइजेशन में प्रोसेस में पास हो जाता है और जो नॉर्मल लेवल है ब्लड में बना रहता है। लेकिन किसी कारण से आपको बिलियरी डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, यहां हो गया, तो जो भी बाइल इसमें बने, इस हेपेटोसाइट्स द्वारा के मेम्ब्रेन द्वारा, साइनोसॉइडल मेम्ब्रेन द्वारा या बाइल बिलियरी कैन्युलक्लाई के मेम्ब्रेन द्वारा जो भी एल्कलाइन फॉस्फेटेज बना, वो आगे तो बाइल डक्ट में गया नहीं, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। ये क्या करेगा? ये एस्केप कर जाएगा आपको पोर्टल जो आर्टरी होती है, पोर्टल वेन होती है, उसके थ्रू वो ब्लड में जो है एस्केप कर जाएगा। तो जब भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा इस लेवल पे, जब भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा आपको इस लेवल पे मिले, यहां मिले, तो बिलियरी डक्ट में या कॉमन बाइल डक्ट में जब भी आपको ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ जाएगा। जब भी ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा, तो अगर आपको कोलेस्टेसिस है, यानी ऑब्स्ट्रक्शन कहीं हो रहा है, कोलेस्टेसिस है, यानी कहीं भी सीबीडी में कॉमन बाइल डक्ट में या बाइल डक्ट में, या कहें कि लीवर से लेके आपको सीबीडी तक कहीं अगर ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट है, तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ जाएगा। एल्कलाइन फॉस्फेटेज और एसजीपीटी की बढ़ने का जो रेशियो होता है एक दूसरे का अपोजिट होता है। अगर एसजीपीटी बढ़ा हुआ है, एसजीओटी बढ़ा हुआ है और एल्कलाइन फॉस्फेटेज कम बढ़ा हुआ है, इसकी तुलना में कम बढ़ेगा लेकिन कम बढ़ेगा, तो समझ जाइए कि आपको हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस है, हेपेटोसेलुलर डैमेज हो रहा है, हेपेटाइटिस हो रहा है। लेकिन एल्कलाइन फॉस्फेटेज अगर ज्यादा बढ़े, उसकी तुलना में एसजीपीटी और एसजीओटी कम बढ़े, एसजीपीटी और एसजीओटी कम बढ़े, एल्कलाइन फॉस्फेटेज ज्यादा बढ़े और एसजीपीटी एसजीओटी कम बढ़े, तो हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस की तरफ वो इंडिकेट नहीं करता है, वो हेपेटाइटिस की तरफ इंडिकेट नहीं करता है, वो इंडिकेट करता है कि कहीं रुकावट, कोलेस्टेसिस हो रहा है, इसके चलते एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ रहा है। तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ने का यही कारण है कि रुकावट हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी बढ़ा हुआ आए, पीटी आए, अमूमन कोलेस्टेसिस में या सीबीडी के ऑब्स्ट्रक्शन में प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी बढ़ जाता है। तो अगर प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी बढ़ा हुआ है तो आप इजिली डायग्नोज कर सकते हैं कि आपको ऑब्स्ट्रक्शन है। अब किस वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है, ये आप जब रेडियोग्राफिक टेस्ट कराएंगे तो आपको पता चला। अभी हम केवल ये बताना चाहते हैं कि किन किन परिस्थितियों में बढ़ा है। तो उस पेशेंट का एसजीपीटी नॉर्मल है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, एसजीओटी नॉर्मल है और एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ है 600। और इसके आगे का कंडीशन ये है कि पेशेंट को ना बुखार है, न कहीं बोन पेन है, न कहीं और कुछ दिक्कत है, और किसी तरह का कहीं से उसको दर्द नहीं है, प्रोलॉन्ग कोई हिस्ट्री नहीं है। क्यों ये बता रहे हैं कि एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है हमको बोन में भी मिलता है। तो बोन का जब भी ऑस्टियोमाइलाइटिस होगा, बोन कैंसर होगा, तो उस स्थिति में भी एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ता है। लेकिन इस तरह की कोई हिस्ट्री उस पेशेंट के पास नहीं है, तो हम वहां से भी ये बात बता सकते हैं कि आपको बोन का कोई उसको गड़बड़ी नहीं है, ऑस्टियोक्लास्टिक या ऑस्टियोब्लास्टिक कार्सिनोमा नहीं है। और पेशेंट जेंट्स है तो ये भी नहीं कर सकते कि प्रेगनेंसी है या कोई बात है, क्योंकि प्रेगनेंसी में एल्कलाइन फॉस्फेटेज, प्लेसेंटल एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ने की वजह से 2 to 3 फोल्ड्स बढ़ जाता है। वो कोलेस्टेसिस के रुकावट के कारण या और भी जो इंगॉर्जमेंट के कारण बढ़ जाता है, तो उसका डिस्कशन अभी नहीं करना है, क्योंकि वो 2 to 3 फोल्ड्स ही बढ़ता है, ये तो लगभग 6 फोल्ड्स बढ़ गए हैं। लेकिन और आगे जब हम रूल आउट किए तो इसका जो जॉन्डिस की स्थिति थी वो 5 mg पर DL जो था इसका बिलिरुबिन था।
इसका बिलिरुबिन था जो 5 mg पर DL था। कोई वोमिटिंग की हिस्ट्री नहीं थी, कोई पेन एब्डोमेन नहीं था, ये था। अब इस तरह के केस के डायग्नोसिस में ये जाके पता चलता है कि कहीं ना कहीं आपको बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, जिसके चलते आपको एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ रहा है और जिसके चलते आपको कोलेस्टेसिस हो रहा है और जॉन्डिस बढ़ रहा है या जॉन्डिस हो रहा है। तो इस स्थिति में लीवर में हेपेटाइटिस नहीं होता है, हेपेटोमेगाली नहीं होता है, केवल किसी ऑर्गेनिक कॉज के कारण ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, जिसका हम आगे रेडियोग्राफिक टेस्ट कराएंगे तो पता चलेगा। अभी डायग्नोसिस यहां तक बना है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का ये पेशेंट है। तो दोस्तों, एल्कलाइन फॉस्फेटेज हेपेटाइटिस के कंडीशन में, जो इसका सारांश मैं आपको बता रहा हूं, एल्कलाइन फॉस्फेटेज हेपेटाइटिस के कंडीशन में कम बढ़ता है, जबकि एसजीपीटी एसजीओटी सीरम बिलिरुबिन ज्यादा बढ़ता है। और सीरम बिलिरुबिन का तो अलग से हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन एल्कलाइन फॉस्फेटेज जिस रेशियो में बढ़ता है उससे कई गुना रेशियो में एसजीपीटी एसजीओटी हेपेटोसेलुलर हेपेटाइटिस में या वायरल हेपेटाइटिस में बढ़ता है। लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन के केस में, सीबीडी या बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन के केस में एल्कलाइन फॉस्फेटेज ज्यादा बढ़ता है और एसजीपीटी एसजीओटी कम बढ़ता है। यही ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों, एल्कलाइन फॉस्फेटेज के विषय में आज का था वीडियो आपको बताने के लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि कोई भी वीडियो बनाओ उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।